भाई साहब बायर्न का कमबैक देखा तुमने? नहीं देखा? अच्छा चलो यहां पर कल तुमने बारसा की परफॉर्मेंस तो देखी होगी, वो भी मिस कर दी। अच्छा स्पर्स ने जो पहली विन निकाली है 2026 की वो तो देख ही ली होगी, तुमने वो भी नहीं देखा? भाई तुमने किया क्या है पूरे दिन? सैटरडे को इतने सारे मैचेस हुए, इतने एपिक रिजल्ट्स आए हैं, तुमने सारे मिस कर दिए। ट्रांसफर न्यूज़ सुनी? मैड्रिड की जो ट्रांसफर न्यूज़ और मैनेजर न्यूज़ है वो सुन ली? अच्छा वो भी नहीं सुनी? चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, तुम यहां आ जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली फुटबॉल बुलेटिन। और बहुत सारी न्यूज़ है भाई, बहुत सारे फुटबॉल डिस्कशंस हैं आज तुम्हारे लिए। लेकिन शुरुआत यार मैं पता है किस मैच से करूंगा? मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पर कल बारसा वर्सेस हेताफे वाले गेम से। भाई बारसा ने अपना गेम जीत लिया है और अपने आप को 11 पॉइंट क्लियर कर लिया है यहाँ पर अब रियल मैड्रिड से। तो अब ना ये जो टाइटल जीतने की एक तरीके से जो होड़ लगी हुई है वो बस एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई, क्योंकि अब यहाँ पर बार्सिलोना ये टाइटल हारने नहीं वाली और यहाँ से आपकी रियल मैड्रिड ये टाइटल जीतने नहीं वाली। अब चाहे जितना एडी चोटी का जोर लगा ले मैड्रिड के प्लेयर्स, क्योंकि भाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन उनके लिए है बहुत बड़ी कि उनका डिफेंस जो है वो टैटर्स में, जिस तरीके से उन्होंने गोल कंसीड किए इस पूरे सीजन में, आई डोंट थिंक कोई भी मैड्रिड का फैन यहाँ पर अभी जितने भी बचे हुए मैचेस हैं उनके 5 के 5 उसमें ये उम्मीद लगाए बैठा है कि वो अपने 5 के 5 मैचेस जीत जाएंगे। क्योंकि देखो बारसा क्या करेगी वो तो अलग बात है, पहले आप अपने सारे मुकाबले जीतोगे तब तो आप टचिंग डिस्टेंस में पहुंचोगे ना बार्सिलोना के। एंड हेताफे हम सबको पता है भाई कि कितनी डिफिकल्ट टीम है टू प्ले अगेंस्ट। एंड हेताफे के होम पे ये मैच था, अवे फ्रॉम होम खेल रहे थे, बिना रफीनिया, बिना यहाँ पर आप अपने लामीन यमाल के, तो ऑब्वियस ही बात है यंग जवान लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी थी। और वो जिम्मेदारी किसने अदा की? भाई आपके फर्मिन लोपेज ने। ना फर्मिन लोपेज ने लास्ट अभी जो आपकी समर विंडो हुई थी उसमें चेल्सी का ऑफर रिजेक्ट किया था, बिकॉज चेल्सी पे करने को तैयार थी अमाउंट। एंड फर्मिन ने कहा नहीं, इवन इफ आई एम नॉट द फर्स्ट चॉइस प्लेयर हांसी फ्लिक के सिस्टम का, मैं फिर भी यहाँ पर अपने ही क्लब में रहना चाहूँगा। एंड भाई व्हाट अ कमिटमेंट, व्हाट पैशन यू नो दीज ला मासिया गाइस शो ऑन द फील्ड। और वो पैशन ही कहीं ना कहीं मिसिंग है यहाँ पर आपके मैड्रिड के प्लेयर्स के अंदर, क्योंकि क्वालिटी अगर मैं देखूँ स्क्वाड वाइज भाई ज़्यादा बड़े नाम किसके पास हैं? ऑब्वियस ये रियल मैड्रिड के पास हैं। चाहे आप विनीशियस देखो, एम्बापे देखो, जूड बेलिंगम देखो, अगर आप फुल बैक पे देखो तो आपके पास ट्रेंट आर्नल्ड है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी मैड्रिड की टीम भी क्लमजी है। हाँ इंजरीज दोनों टीमों में हुई हैं, लेकिन फिर भी क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँगा मैड्रिड की टीम ऑन पेपर ज़्यादा सॉलिड लगती है, बट मैड्रिड की टीम का वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पिच के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहा है यहाँ पर इस साल रियल मैड्रिड के लिए कि उन्होंने यहाँ पर 5 गेम हारे हैं, वो तो चलो ठीक है, उनके 4 गेम तो बारसा ने भी हारे हैं, बट आपकी बारसा ने सिर्फ 1 ड्रॉ किया है। मैड्रिड यहाँ पर 5 मुकाबले ड्रॉ कर गई। और अगर आप वही 8 पॉइंट यहाँ पर डाल दो जो इन्होंने ड्रॉप किए हैं, अगर मैं सेम रिजल्ट निकाल दूं इनके लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर 27 विन हो जाएंगी आपकी मैड्रिड की और 28 हो जाएंगी आपकी बार्सिलोना की। तो मैड्रिड सिर्फ 3 पॉइंट पीछे रहेगी आपकी बारसा से। और इस वजह से यहाँ पर अगर ये सिनेरियो होता तो आपकी बारसा वर्सेस मैड्रिड का जो अब एल क्लासिको होगा वो बिल्कुल डू और डाई गेम होता, बिल्कुल डाउन टू द वायर होती। लेकिन भाई देखो यार हांसी फ्लिक का सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल है और बारसा चलाई चाहे आपकी चैंपियंस लीग में कितना भी स्ट्रगल करती हो, बट ला लीगा में पिछला साल भी उन्होंने ऐसे ही डोमिनेट करके जीता था टाइटल और इस साल भी यही रहा है। अच्छी बात यह थी कि कल एटलेटिको ने भी अपना गेम जीत लिया भाई, उनका गेम था एथलेटिक क्लब से और चैंपियंस लीग की रात से पहले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो अपना गेम जीत कर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर जाए, क्योंकि उनके ओपोनेंट जो आर्सेनल है उन्होंने भी अपना कल गेम भले ही अच्छा खेला हो बुरा खेला हो बट जीता है अगेंस्ट न्यूकासल। तो भाई ला लीगा की देखो टोन सेट हो चुकी है। आई डोंट थिंक यहाँ पर ला लीगा के टाइटल रेस में मैड्रिड के हाथ में अब कुछ है, क्योंकि ऑलरेडी उनके इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं। आर्दा गुलर सीजन भर के लिए बाहर हो गए और आपके यहाँ पर जो मिलिटाओ पे लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कुछ पॉजिटिव नहीं है दोस्तों, क्योंकि मिलिटाओ के बारे में जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये नहीं, इस पर तो आएंगे हम, बट ये है कि भाई एडर मिलिटाओ ने ना सर्जरी लेने से मना कर दिया था दिसंबर में, जो उनकी प्रीवियस इंजरी थी उसके ऊपर, और उन्होंने यहाँ पर कमबैक करने का डिसीजन लिया था। अब उन्होंने कमबैक तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर वो जो उनकी चोट थी वो वापस से रीओपन हो गई, जो स्कार था उस यहाँ पर इंजरी का वो वापस से रीओपन हो गया है। एंड वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया पे था, तो अब उनको अब इस इंजरी के चलते, इस रिलैप्स के चलते यहाँ पर वर्ल्ड कप भी मिस करना पड़ेगा, सर्जरी लेनी पड़ेगी और 4 महीने के लिए वो फुटबॉल से बाहर हो चुके। अब 4 महीने बोला गया है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, लेकिन ये टाइम पीरियड बढ़ के 6 महीने भी हो सकता है।
अनफॉर्चुनेट इसलिए बिकॉज एडर मिलिटाओ यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड। जब वो फिट रहते तो भाई आपकी टीम के लिए बहुत बड़ा अपग्रेड होते हैं। और ब्राज़ील अगर मैं देखूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रगल अगर कहीं करती है तो अपने डिफेंस के ऊपर ही करती है। और एंचेलोटी जो कि आपके मिलिटाओ के साथ इतने साल काम करके गए, तो ऑब्वियस होता है एंचेलोटी को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर वो मिस करने वाले हैं इस आने वाले वर्ल्ड कप सीजन के दौरान। लेकिन भाई मैड्रिड को ना इस अब लेटेस्ट रिपोर्ट के बाद सीरियस कंसिडरेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपका डिफेंस है लैकलस्टर। जितना आपने यहाँ पर अपनी विनिंग पोजीशन से मैचेस गंवाए हैं वो आपको पता है। आपने कितने लेट आपके इक्वलाइजर या विनर कंसीड किए हैं, या फिर आप बोलोगे आपने कितने इंजरी टाइम में मैचेस गंवाए हैं अपने एंड से। जैसे कल का ही गेम अगर आप देखोगे तब भी आप ऐसे ही यहाँ पर गेम लूज करके गए हो, राइट। एलवेज वाले गेम में भी आपने यहाँ पर इंजरी टाइम के आसपास एक पहला गोल कंसीड किया था। वो तो गनीमत है कि एलवेज ने अपने शुरुआत के मौकों को कैपिटलाइज नहीं किया था, बरी नहीं किया था। लेकिन देखो बात यह है कि अब जब आपकी यहाँ पर मिलिटाओ की इंजरी की न्यूज़ आ चुकी है तो हम सबको पता है डेविड आल्बा जाएंगे। रूडिगर के ऊपर आप यहाँ पर पूरी तरीके से डाल नहीं सकते जिम्मेदारी, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो विद द बोजो जीन्स। एंड डीन हाउसन काफ़ी यंग है, तो आपको कम से कम यहाँ पर 2 से 3 सेंटर बैक खरीदने ही पड़ेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। यहाँ पर आप जिस तरीके से इसको मैनेज करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी रियल मैड्रिड को करनी है वो यही है कि उनको अपने अब डिफेंस के ऊपर हैविली इन्वेस्ट करना है। कारवाहाल का भी आखिरी सीजन है तो आपको राइट बैक एरिया पर भी इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली सेंटर बैक एरिया तो सबसे बड़ा कंसर्न रहा ही आपके लिए, तो वो एरिया आपको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन वो एरिया आप कैसे एड्रेस करोगे, कब एड्रेस करोगे, भाई वो आपको पता चलेगा जब आपके पास मैनेजर की न्यूज़ होगी। और ये न्यूज़ पढ़ के ना मेरा हो गया दिमाग ख़राब। इवन एज अ न्यूट्रल अगर मैं देख रहा हूँ, भाई पोचेटिनो was not able to handle Mbappe, Neymar and Messi. He underutilized Messi, Neymar and Mbappe. एंड उस बंदे को यहाँ पर अब सेम इशू मैड्रिड में फेस करना पड़ेगा अगर वो आता है तो। क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है, पहली बात तो ये इतनी ज़्यादा मतलब बोलूँगा रिलायबल सोर्स से नहीं है, बट अगेन कोई भी रिपोर्ट आप जब मैनेजर के केस में आती है ना, आप उसको इग्नोर कर नहीं सकते, बिकॉज उस पर डिस्कशन करना बड़ा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है ना। रियल मैड्रिड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नया मैनेजर ढूंढ रही है, बिकॉज वो आरबी लोगों के साथ तो डेफिनेटली कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। अगर मैं रियल मैड्रिड का फैन हूं भाई, मेरी दूर दूर की सोच में भी पोचेटिनो का नाम नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पोचेटिनो इज नॉट अ सीरियल विनर, इज अ सीरियल बॉटलर। एंड ऑलरेडी यहां पर 2 साल लगातार आप ट्रॉफी लेस गए हो। पोचेटिनो इज नॉट नोन टू विन ट्रॉफीज, राइट। और हाँ आप बोलोगे बट पीएसजी में तो जीती थी। अरे भाई वो पीएसजी थी, उन्होंने यहाँ पर स्पर्स और चेल्सी भी मैनेज किया, उस बारे में बात कर लो। उनका टेन्योर यहाँ पर अभी जो चल रहा है यूएस नेशनल टीम के साथ, उसके बारे में भी बात कर लो, कितना अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ से उनकी तरफ से आ रहा है यूएस नेशनल टीम के लिए। ये सारी कंसिडरेशन भाई मैड्रिड को रखनी पड़ेंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जब आपके सामने जोजे मोरिन्यो, यर्गन क्लॉप जैसे नाम बैठे हों और आपके पास नागल्समैन का भी नाम हो, तो आप पोचेटिनो को कैसे यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो? या तो आपको चाहिए यस मैन कि भाई जो ज़्यादा चूँ चाँ नहीं करे और आपके जो मैनेजमेंट पे डिसीजन लिए जा रहे हैं उन पे एग्री करता जाए, तो उस लिहाज से आपके लिए बहुत सही आदमी है पोचेटिनो, बिकॉज वो ज़्यादा डिमांड रखते नहीं है ना। और जो आपकी अकेडमी से आप प्लेयर उनको दे दोगे उससे काम चला लेंगे। तो ब्लेम यहाँ पर किस पे जाएगा? पोचेटिनो पे जाएगा। और मैनेजमेंट को वही चाहिए भाई कि हमें एक स्केप गोट मिल जाए, हर बार की तरह हम वैसे ही कुछ एक स्केप गोट बना के निकाल लें। तो पोचेटिनो यहाँ पर एकदम परफेक्ट आदमी है उस चीज़ के लिए। लेकिन भाई अगर मैं रियल मैड्रिड की इमेज की बात करूँ, रियल मैड्रिड की एम्बिशन की बात करूँ, तो पोचेटिनो वहाँ पर वो चैंपियंस लीग का जो ख्वाब देखते हैं ना भाई हर साल मैड्रिड वाले, और उस ख्वाब को जीते भी हैं मेजॉरिटी टाइम्स यहाँ पे, वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप ला लीगा 2 साल से नहीं जीते हो, कोपा डेल रे यहाँ पर 2 साल से नहीं जीते हो, आप 2 साल से ट्रॉफी नहीं जीते हो। एम्बापे ने गोल भले ही कितने भी मारे हो, लेकिन ट्रॉफीज़ नहीं है दिखाने के लिए टेबल पे, तो और वो सबसे बड़ा इशू है। और अगर आप एक ऐसा सीरियल बॉटलर लेकर आ रहे हो, एक सीरियल यहाँ पर ट्रॉफी विनर नहीं ला रहे हो भाई, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक। तो डेफिनेटली पोचेटिनो का नाम तो नहीं हो सकता। लेकिन भाई इसके अलावा यहाँ पर कल ये जो गेम हुआ है, ओ माय गॉड, और लोग इतना अनसीरियस ले रहे हैं पीएसजी की वर्सेस आपकी बायन वाली गेम में आपकी बायन को, कि वो कह रहे हैं भाई देखो पीएसजी ना एक तरफा मारेगी, बिकॉज पीएसजी ने आपकी चेल्सी को पीटा, पीएसजी ने यहाँ पर आपकी लिवरपूल को पीटा, तो पीएसजी भाई कपड़े उतार के आ रही है। भाई वो लिवरपूल और चेल्सी देखो ना इस साल किस हालत में, और बायन किन फिक्चर्स में भिड़ के आ रही है। बायन का फिक्चर उठा के देखो यहाँ पे, बायन इस साल यहाँ पर टॉप टीम्स के अगेंस्ट कैसा खेली है, और बायन अभी मैड्रिड के अगेंस्ट कैसा खेली है। तो ये कंपैरिजन बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। और कल भी आपने देखा कि भले ही वो 3-0 डाउन थे हाफ टाइम पे और अवे फ्रॉम होम खेल रहे थे, लेकिन जो कमबैक किया है यहाँ पर बाय ने, दैट गोस टू शो द कैरेक्टर ऑफ दिस टीम। ओलीसे ऑन द स्कोर शीट, मुसियाला ऑन द स्कोर शीट, सोचो यार निकोलस जैक्सन ऑन द स्कोर शीट, एंड अल्टीमेटली द विनर वाज स्कोर्ड बाय नन अदर देन वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द बैलन डॉर दिस ईयर। अगर यहाँ पर बायन आपका ट्रेबल कंप्लीट करती है, अगर वो यूसीएल जीतते हैं और
इंग्लैंड की टीम यहाँ पर वर्ल्ड कप में अच्छा कर जाती है तो भाई हैरी केन को यहाँ पर बैलन डोर जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अब देखो पीएसजी वर्सेस बायर्न ना वन साइडेड होगा फॉर बायर्न ना वन साइडेड होगा फॉर पीएसजी, बट इट इज़ गोइंग टू बी एपिक एनकाउंटर, क्योंकि दोनों टीमें भाई अटैकिंग फ्रंट पे बहुत हैवी लोडेड हैं। और हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं ये दोनों ही क्लब्स अभी डिफेंसिव एंड पे, क्योंकि मैड्रिड ने भी इन पे अच्छे गोल मारे, कल माइंस ने भी इन पे खूब अच्छे गोल मारे। लेकिन वही वाली बात है कि फुटबॉल में आपको अपनी टीम को आउटस्कोर करना पड़ता है, अपने राइवल को आउटस्कोर करना पड़ता है, और आउटस्कोर करने के मामले में बायर्न के पास सारे एरियाज कवर्ड हैं, सारे के सारे एरियाज कवर्ड है, तो दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। लेकिन भैया देखो, बायर्न का गेम, आपकी ला लीगा में बारसा का गेम, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आई हैं रिगार्डिंग आपके मैनेजरियल अपॉइंटमेंट फॉर रियल मैड्रिड, वो सब तो एक तरफ है। तो अभी ये देखो भाई, ये कल का जो मैच डे रहा है इतना एपिक रहा, और इतनी पता किलस रही है मेरी कि सारी टीमों ने मैच खेल लिए सिवाय यूनाइटेड को छोड़ के। हम खेलेंगे 28 तारीख को रात के 12:30 बजे ब्रेंटफोर्ड से, विच इज़ अगेन वेरी कंफ्यूजिंग। बट भाई कल तुमने देखा है कि अपसेट दिए यहाँ पर फुलम ने विला को। विला जो अभी तक यहाँ पर लग रही थी बिल्कुल 4th पोजीशन पर सॉलिडिफाई करती हुई अपना जो उनका स्पॉट था, लेकिन कल यहाँ पर वो हार गए आपकी फुलम से, और इस वजह से यहाँ पर अब वो आ गए 5th पोजीशन पे। एंड फुलम ने अपना मैच जीतकर भाई एक अपसेट ज़रूर दिया और एक अपर एंड दिया आपके लिवरपूल को, बिकॉज लिवरपूल ने एनफील्ड में बुलाया क्रिस्टल पैलेस को और तबीयत से तोड़ा है, यहाँ पर 3-1 से जीते। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मोहम्मद सलाह को इंजरी हो गई है। आर्ने स्लॉट से जब पूछा गया कि भाई क्या लगता है आपको इंजरी के बारे में, उन्होंने ये बोला कि हमारे पूरे सीज़न की कहानी ना यही रही है, कभी इसाक इंजर्ड, कभी एकितिके इंजर्ड, कभी कोई इंजर्ड तो कभी कोई इंजर्ड, अब मोहम्मद सलाह इंजर्ड हो गए हैं। टॉप 4 की रेस अगर मैं देखूं भाई बहुत टाइट है, बिकॉज पॉइंट्स टेबल अगर आप देखोगे ना 58 पॉइंट्स हैं यूनाइटेड के, 58 पॉइंट्स हैं लिवरपूल के, 58 पॉइंट्स हैं विला के। तो ये तीनों टीमें यहाँ पर जो चैंपियंस लीग खेलना चाहती हैं वो सिमिलर पॉइंट्स पे बैठी हैं विद डिफरेंट जीडीज, और लिवरपूल और यूनाइटेड का तो जीडी भी सिमिलर है। बस यूनाइटेड इसलिए ऊपर बैठी है बिकॉज पहली बात तो उन्होंने एक गोल एक्स्ट्रा मारा है, प्लस क्योंकि अभी हमारा एक गेम इन हैंड है जो हम ब्रेंटफोर्ड से खेलेंगे। अब अगर हम वो गेम हार जाते हैं तो हमारा जीडी यहाँ पर आपका लिवरपूल से कम हो जाएगा, एंड उस केस में हम आ जाएंगे खिसक के 4th पोजीशन पे। ब्रेंटफोर्ड एक बहुत डिफिकल्ट टीम है टू प्ले अगेंस्ट डेफिनेटली। लेकिन भाई देखो, ये सारी बातें एक तरफ रखो तुम, विला सब एक तरफ है, आर्सेनल के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पे, और सिटी ने जो कमबैक किया है साउथहैम्पटन वो भी बात कर लेंगे। लेकिन भाई तुम ये देखो जस्ट, वेस्ट हैम 36, टॉटनहम हॉटस्पर 34, भाई दिस प्रीमियर लीग रेलीगेशन बैटल इज गोइंग डाउन टू द वायर। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे जेन्युइनली पीएल टाइटल कौन जीतेगा उससे ज़्यादा एक्साइटिंग ये लग रहा है कि भाई टॉटनहम रेलीगेट होगी या वेस्ट हैम रेलीगेट होगी। और होने को तो अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट भी हो सकती है, बट फॉरेस्ट क्योंकि अपने पिछले 2-3 गेम्स अच्छा खेल के चली गई है तो इसलिए लोग उनको अब यहाँ पर उस चीज़ में, उस फेज़ में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। भाई टॉटनहम हॉटस्पर्स ने अपने 2026 में एंटर करने के बाद, साल जब बदला है उसके बाद पहली विक्ट्री अब जाके अप्रैल के महीने में रजिस्टर की है। 24 अप्रैल को जाकर उनको पहली यहां पर विक्ट्री नसीब हुई है। 25 अप्रैल को, नॉट 24 को, 25 अप्रैल को। तुम ये स्कोर देखो यहां पर, कल वूल्स वाला गेम बिल्कुल यहां पर ऐसे नहीं था कि भाई बहुत टॉप लेवल फुटबॉल खेली हो आपकी यहां पर टॉटनहम हॉटस्पर्स ने, बट दे डिड व्हाट वाज रिक्वायर्ड ऑफ देम एंड दैट वाज टू विन द फुटबॉल गेम। 1-0 से जीते यहाँ पर, और उस वक्त पे आपकी एवर्टन ने इक्वलाइज कर दिया था वेस्ट हैम के ऊपर, बट फिर आपकी वेस्ट हैम ने भी यहाँ पर अब विनर मार दिया, और वो जो रेलीगेशन में बैठे थे वो जंप करके वापस से रेलीगेशन से बाहर आ गए। अब देखो, अगर लीग आप पॉइंट टेबल देखोगे ना, यहाँ पर जीडी जो है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है अगर दोनों टीमों के पॉइंट्स बराबर होंगे, क्योंकि वेस्ट हैम का जीडी ना -16 है, स्पर्स ने यहाँ पर आपके -10 का जीडी रखा हुआ है। डिफेंस वाइज दोनों ही टीम इक्वली खराब है, अटैक वाइज बिल्कुल लगभग सेम गोल है, बस एक गोल ज़्यादा मारा है आपकी स्पर्स ने और कम कंसीड किए, इसीलिए उनका जीडी थोड़ा बेटर है आपके वेस्ट हैम के कंपैरिजन में। तो अगर दोनों टीमों के पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं एंड डे तक तो भाई स्पर्स जो है वो बच जाएगी, क्योंकि उनके पास यहाँ पर जीडी का एडवांटेज है, बशर्ते यहाँ पर स्पर्स अपने बाकी मुकाबले जो बचे हुए हैं ना इसमें, जिसमें कि एक मुकाबला उनका चेल्सी से भी है, अगर वो बहुत बुरी तरीके से नहीं हारते तो हाँ स्पर्स का बचने का चांस है अगर इस मोमेंटम पे वो बिल्ड करते हैं। लेकिन भाई वेस्ट हैम भी कोई कम टीम नहीं है। वेस्ट हैम का रिसेंट अगर आप फॉर्म देखोगे भाई, दे हैव बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीएल का जो टाइटल रेस है वो बड़ा ही एक्साइटिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आर्सेनल ने कल अपना गेम जीता है, पर पता पॉइंट क्या है, आर्सेनल ये गेम जो 1-0 से जीत तो लिया, लेकिन उन्होंने इस गेम में एज सच वापस से कोई इंटरेस्टिंग फुटबॉल खेली नहीं। न्यूकासल भी इतना कुछ शार्प नहीं थी। एक गोल आया एबरेचे एजे का ब्रिलियंस पे, क्योंकि वो वहां से गोल अटेम्प्ट जो था वो अटेम्प्ट ही था, लगा नहीं था कि वहां से गोल स्कोर हो जाएगा, बट दैट वाज एन एब्सोल्यूट पीच ऑफ अ गोल। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर मैं शॉक था
जब मैंने फर्स्ट हाफ का जीडी देखा ना, इनका एक्सजी देखा, भाई मैं शॉक था। भाई देखो जरा 0.08 का इनका एक्सजी है और उससे ज़्यादा बेटर एक्सजी यहाँ पर न्यूकासल का है, बट स्टिल स्कोर यहाँ पर एवरेज एजे ने आउट ऑफ द ब्लू कर दिया। वो हाफ चांस भी नहीं था देखा जाए तो, एंड दैट गोल डिसाइडेड यहाँ पर दिस गेम। वरना अपॉर्चुनिटीज बहुत थे भाई। मैं तो मतलब मैं सोच के हैरान हूँ कि एक टीम जो यहाँ पर आपका टाइटल अगर आप देखोगे तो अपने जीडी पे हार सकती है, वो टीम यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को इतना इजीली फंबल कैसे कर रही है। कल विक्टर ग्योकेरेस के पास इतना ब्रिलियंट चांस था, या तो वो खुद जाते स्कोर करते या तो वो यहाँ पर स्क्वायर कर देते, बट विक्टर ग्योकेरेस एब्सोल्युटली फंबल्ड इट एंड वहाँ पर इंटरसेप्ट कर लिया आपके न्यूकासल के डिफेंडर ने। भाई कल के मुकाबले में आपके पास अच्छा मौका था इस 38 के जीडी को एटलीस्ट 40 करने का, जिससे कि आपकी मैन सिटी के ऊपर प्रेशर होता कि चलो ठीक है, अगर पॉइंट्स बराबर भी है ना सीजन एंड में, जैसे आपकी स्पर्स बच सकती है यहाँ पर आपके रेलिगेट होने से अगर वो इसी जीडी को मेंटेन करके रखते हैं, और वेस्ट हैम खराब कर लेती है और ज़्यादा। लेकिन आर्सेनल अब यहाँ पर जीडी पे भी आपकी टाइटल हार सकते हैं, बिकॉज अगर हम देखें रीसेंट फिक्चर्स जो इनके होने वाले अगले जो इनके 4 फिक्चर्स है आर्सेनल के, वो रिलेटिवली इजी हैं, क्योंकि इनको खेलना है फुलहम से, फिर खेलना है वेस्ट हैम, बर्नली एंड पैलेस। अब यहीं अगर मैं देखूँ आपकी मैन सिटी की टीम को, तो मैन सिटी को खेलना है यहाँ पर आपके एवर्टन को, ब्रेंटफोर्ड को, बॉर्नमथ को, पैलेस को और विला को। तो भाई विला अपना डेफिनेटली चैंपियंस लीग जो पोजीशन है वो सिक्योर करना चाहेगी। और आपको पता है भाई कि एवर्टन ने आज भले ही आपका मैच हार लिया वेस्ट हैम से, बट एवर्टन इस सीजन में भाई अपसेट क्रिएट करके गए हैं बड़े बड़े ऑपोजिशन के अगेंस्ट, एंड डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड और बॉर्नमथ तो आपको पता ही है आपके जाइंट्स किलर्स हैं। तो ये जो फिक्चर्स हैं इसमें अगर मैन सिटी निकाल ले जाती है इतने डिफिकल्ट फिक्चर्स में, और वहाँ पर अगर आर्सेनल अपना जीडी बेटर नहीं करती है, भले ही सारे गेम जीत जाए, तो वो जीडी पे टाइटल हार सकते हैं भाई। एंड पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा उन्होंने फंबल किया, इतना गोल्डन चांस उनके सामने जो था। बट देन अगेन भाई दैट इज़ व्हाट आर्सेनल हैज़ प्लेड थ्रू आउट दिस सीजन। लेकिन भाई अब वो सब छोड़ो, मैन सिटी ने कल अपना कमबैक कर लिया साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, एंड मैन सिटी यहाँ पर पहुँच गई है लगातार चौथे एफए कप फाइनल में। मतलब एक टीम 4 साल लगातार एफए कप फाइनल आज से पहले नहीं गई, एंड ये यहाँ पर मैन सिटी ने कर दिया है काम। यहाँ पे आपने जो ट्रैवल विनिंग सीजन था वो पहली बार था जब ये पहुंचे थे, उन्होंने हमें हराया था, एंड तब यूनाइटेड यहाँ पर फंबल कर गई थी, 2 बहुत ही क्लमजी गोल कंसीड किए थे, लेकिन अगली साल आकर हमने इनसे बदला लिया, हमने इनको हराया एफए कप। लास्ट ईयर भी आपका जो था वो पैलेस के अगेंस्ट ये फाइनल हार गए थे, और इस साल इनके सामने या तो लीड्स होगी या चेल्सी होगी। कौन सी वो टीम होगी दूसरी फाइनलिस्ट, वो हमें आज पता चल जाएगा जब चेल्सी वर्सेस लीड्स का गेम होगा। लेकिन साउथहैम्पटन ने यहाँ पर भाई इनको परेशान किया। साउथहैम्पटन ने इनके डिफेंस से सवाल पूछे और गोल भी स्कोर किया, और फिर यहाँ पर मैन सिटी को अपना लेवल अप करना पड़ा, एंड फिर उसके बाद उन्होंने विनर मारा। एक डोकू का गोल आया, एक आपके निको गोंजाल्वेस का गोल आया, एंड बहुत ही प्यारा गोल था भाई निको का, नॉट गोना लाए, हाईलाइट्स देखी मैंने, बहुत ही फिनोमिनल गोल था। बट अगेन पता है बिग कंसर्न क्या है, अर्लिंग हालैंड नॉट स्टेपिंग अप इन एन अनदर सेमीफाइनल ऑफ अ कप कंपटीशन। जब भी यहाँ पर मैटर बड़े होते हैं, अर्लिंग हालैंड थोड़े दूर खड़े होते हैं, तो अर्लिंग हालैंड यहाँ पर डेफिनेटली थोड़े से निराश होंगे अपनी परफॉर्मेंस से, क्योंकि अर्लिंग हालैंड हैज़ बीन द प्लेयर जो हमेशा इस क्रिटिसिज्म के आड़े आते रहते हैं कि भाई बड़े गेम्स में अर्लिंग हालैंड के गोल्स क्यों नहीं आते, स्पेशली जब फाइनल्स या सेमीफाइनल्स होते हैं। चाहे आप कैराबा कप देखोगे यहाँ पर, ठीक है ना, उसके अलावा बाकी गेम्स देखोगे, तो वो चीज़ें रहती हैं जो अगेन नहीं जाती उतनी ज़्यादा फेवर में आपके अर्लिंग हालैंड के। बट भाई मैन सिटी इतने स्ट्रगलिंग फेज में भी आपकी 2 ट्रॉफीज़ जीतती दिखाई दे रही है, और तीसरी वाली प्रीमियर लीग हो सकती है, तो डोमेस्टिक ट्रेबल वो अभी भी कर सकते हैं। तो मैन सिटी से भाई खतरा है आर्सेनल को कि इतने ख़राब सीजन में भी अगर मैन सिटी यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रेबल कर गई, तो आर्सेनल यहाँ पर कितना टाइम लेगी एक ट्रॉफी जीतने के लिए। आर्टेटा की ये टीम कैसे जीतेगी एक ट्रॉफी। बट भाई चलो उससे हटके हम अब अगर इधर आ जाएँ, फैब्रिज़ियो रोमानो ने ये रिपोर्ट यहाँ पर आज से मैं बोलूँगा 8-10 महीने पहले भी शेयर की थी कि यूनाइटेड इंटरेस्टेड है एटलांटा के मिडफील्डर एडरसन में। अब देखो लास्ट ईयर वाला एटलांटा का आपका मिडफील्डर एडरसन और इस साल का एडरसन बहुत फ़र्क है। एटलेटिको मैड्रिड ने यहाँ पर पर्सन टर्म्स एग्री कर लिए थे, 45 मिलियन के आसपास की डील एक्सपेक्टेड थी यहाँ पर, बट फिर वो फाइनल मोमेंट्स में जाके डील कोलैप्स हो गई थी। यूनाइटेड यहाँ पर अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए, बट यहाँ पर उनके केस में भाई मैं अगर अपने एंड से बात करूँ एज अ फैन, आई डोंट वॉन्ट यहाँ पर यूनाइटेड टू गो आफ्टर द लाइक्स ऑफ एडरसन और द लाइक्स ऑफ बलेबा स्ट्रेट अवे, क्योंकि अगला नाम ऑन द लिस्ट यहाँ पर आपके बलेबा का ही है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, अगर आप यहाँ पर टाइटल्स जीतना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर वो स्क्वाड बिल्डिंग थोड़ा और बेटर करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा मतलब मैं बोलूँगा मीडियोकर साइनिंग नहीं, बट ठीक है
मिड लेवल साइनिंग्स कम करनी पड़ेंगी। अभी पहले आप कैसेमीरो को रिप्लेस करने वाले हो तो कैसेमीरो के कैलिबर का बंदा चाहिए। सैंड्रो टोनाली की डील आपने हल्के में डाल दी है, वहाँ पर अब थोड़े नेगोशिएशंस शांत हो गए हैं, तो भाई ब्रूनो गुमारेश के लिए अपना जो प्रोसेस है वो स्पीड अप करो ना यार, एक बार एक्सप्लोर तो करो अपॉर्चुनिटी। क्या पता कैसेमीरो खुद बात करेगा ब्रूनो गुमारेश से तो यहाँ पर हम उसको कन्विंस कर पाए, क्योंकि न्यूकासल की जो पोजीशन है अभी लीग टेबल के अंदर वो इतनी पॉजिटिव नहीं है भाई। न्यूकासल आर करेंटली यहाँ पर 14th इन द लीग टेबल एंड वो आज ही अपना मैच हारे आर्सेनल से, तो डेफिनेटली वो चैंपियंस लीग क्या छोड़ो आप, वो शायद हो सकता है यूरोपा लीग भी क्वालिफाई ना करें, हो सकता है क्या, मतलब वो नहीं करेंगे। तो भाई यहाँ से अब यूनाइटेड को थोड़ा अपना नेगोशिएशन टैक्टिक चेंज करना पड़ेगा और उनको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आपको एडरसन चाहिए, आप डेफिनेटली लेकर आ सकते हो, लेकिन वो आपका फर्स्ट चॉइस साइनिंग नहीं हो सकती। बलेबा आपके लिए आप लाना चाहते हो बिल्कुल करिए, लेकिन आपके लिए पहले कैसेमीरो का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ढूंढना जरूरी है। और हाँ, बलेबा के लिए फिर भी मैं यहाँ पर रेडी हूँ कि चलो ठीक है, अगर ब्राइटन जो कि मानने को तैयार नहीं है, उनका मानना है कि भाई अभी भी हम 70 मिलियन पाउंड्स दे सकते हैं फॉर कार्लोस बलेबा, लेकिन यूनाइटेड को रियलिस्टिकली वो साइनिंग यहाँ पर 50-60 के आसपास कर लेनी चाहिए। और अगर वहाँ तक वो डील एग्री हो रही है, ठीक है भाई, आई विल बी एब्सोल्युटली ग्लैड कि हमने बलेबा को साइन किया, बट उसके अलावा आपको एक और मिडफील्डर चाहिए होगा और डेफिनेटली चाहिए होगा। लेकिन भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ब्रूनो गुमारेश जैसे प्लेयर्स को टारगेट नहीं कर रहे हो, अगर आपकी एम्बिशन एडरसन जैसे प्लेयर्स को टारगेट करने की है, फिर रहोगे कि भाई हमने उगाड़ते भी ऐसी साइन किया था, हमने यहाँ पर बाकी मिडफील्डर्स भी ऐसी साइन किया और कोई भी हमारे लिए काम नहीं किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बिल्ड एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड विथ स्ट्रॉन्ग बैकअप्स एज वेल, और वो यहाँ पर इस समर मार्केट में हमें तय करने पड़ेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा अगले सीजन में जाते में एम क्या है। क्या हमें यहाँ पर टॉप 4 नहीं आना है, क्या हमें चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं वापस सिक्योर करनी है, और चैंपियंस लीग जो हम खेलेंगे, जो कि मुझे लगता है हम खेलेंगे, हम उसमें कितना डीप जाना चाहते हैं, उस हिसाब से स्क्वाड बनाओ यार। और पीएल में आप कितना ज़्यादा क्लोज करना चाहते हो टॉप टीम्स के अगेंस्ट, आर्सेनल, मैन सिटी वगैरह से, तो वही चीज़ है। लेकिन भाई देखो सिंपल सी बात है, यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने ट्रांसफर गैम्बल्स रैंडमली पिक नहीं कर सकती, उनको स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर अपने ट्रांसफर टारगेट्स को अप्रोच करना पड़ेगा। एंड उससे पहले डेफिनेटली आपको अपना मैनेजर सिक्योर करना पड़ेगा भाई। बिना मैनेजर के आप चाहे 15 साइनिंग कर लो, पूरा स्क्वाड नया बना दो, किसी मतलब का ही नहीं जब आपको पता ही नहीं है कि आपके उस स्क्वाड को मैनेज करेगा कौन आखिर चेहरा। तो भाई देखो सिंपल है, यहाँ पर मड्रिड, यूनाइटेड, ये दोनों टीमें यहाँ पर अपने अपने क्लब के परमानेंट मैनेजर का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है ये एक ही टारगेट को चेज करे, लेकिन मड्रिड अगर पॉजिटिव लेकर रही है भाई तो फिर लुटिया डूबती नजर आ रही है। बट आज के लिए दोस्तों इतना ही था हमारे डेली फुटबॉल आपके जो हमारा एपिसोड रहता है उसमें। एंड कल के एपिसोड में डेफिनेटली कुछ होंगी चटपटी बात करने के लिए, बिकॉज मड्रिड से कुछ लिंक्स आ रहे हैं यहाँ पर आपके सर्टेन प्लेयर्स के जो वो टारगेट कर सकते हैं। मैनेजर के भी लिंक्स और क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पर जोजे मोरिनो पे क्या स्टैंस है, आपके क्लॉप पे क्या स्टैंस है, वो सारी चीज़ें कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू FC बार्सिलोना फॉर विनिंग दी ला लीगा टाइटल, एंड ऑल्सो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैन सिटी फॉर ऑलमोस्ट विनिंग दी FA कप एज वेल। एंड बाकी PL में कॉन्ग्रेचुलेशन किसे देनी है वो तो आप वेट करके ही बताएंगे। बाकी I'll see you next time. Until then, peace out. Chak de fatte. Bye bye and take care.